Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So, in the last class, we have started the discussion of design for share. हम आरसीसी की मैराथन कर रहे थे, इसमें हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए हमने बीम की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लिया फ्लेक्चर के लिए. अब हम शेयर की डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं. शेयर में भी बेसिक आइडिया आपको दे दिया था लास्ट क्लास के अंदर. बेसिक आइडिया वाज बीन गिवन टू इन द लास्ट क्लास. उसी में कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. मेरी जितनी भी फ्री क्लासेज हैं उन सबको क्लब कर दिया गया है, कंपाइल कर दिया गया है. इफ़ यू वांट टू एक्सेस दोस क्लासेस यू कैन स्कैन दिस कोड. आप कोड को स्कैन कर सकते हो मेरी सारी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए. देन अनअकैडमी में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एक्टिवेटेड है, इन विच यू कैन गेट द टेस्ट सीरीज एंड प्रिंटेड नोट्स, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे. अप्रॉक्सीमेटली 8000 पेजेस हैं हमारे नोट्स के अंदर. 8000 पेजेस आर देयर इन अवर नोट्स. देन 20% ऑफ इज अवेलेबल ऑन गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन. 20% ऑफ अवेलेबल है गेट और ईएससी सब्सक्रिप्शन के ऊपर. यू कैन अवेल दिस ऑफर. 20% ऑफ अवेलेबल है अनअकैडमी लाइट के ऊपर, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं. Now gate is only less than 6 months away, so if you want to enhance your preparation you can go for the iconic at a minimal cost पे जा सकते हो. Then 1 सितंबर को हमने बैच लॉन्च किया था एफएम का गेट 23 के लिए. 22 सितंबर को हमने लॉन्च किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का. देन आइकॉनिकली एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं. देन नो कॉस्ट ईएमआई इज ऑल्सो बीइंग रोल्ड आउट फॉर योर सब्सक्रिप्शन, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट से. लास्ट क्लास में जितना मुझे ध्यान आ रहा है मैंने आपको टाइप ऑफ फेलियर बता दिए थे. ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो टाइप ऑफ फेलियर भी हमारे कंप्लीट हो गए थे. सो टाइप ऑफ फेलियर वाज इज आल्सो बीइंग डन. सो टाइप ऑफ फेलियर हमारा कंप्लीट हो गया था. सो टाइप ऑफ फेलियर वाज आल्सो बीइंग कंप्लीटेड. अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. विल कंटिन्यू आफ्टर दैट. अब हम बात करेंगे कि शेयर ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है, कि जब हमारे बीम के ऊपर शेयर लगता है ये शेयर ट्रांसफर कैसे होती है, हाउ दिस शेयर इज बीइंग ट्रांसफर्ड, तो क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है इसके अंदर. इस बात को समझने के लिए डायग्राम बना के दिया हुआ है आपको. डायग्राम इज बीइंग शोन टू यू. एनालाइज करो. एक पर्टिकुलर सेक्शन दिखाया बीम का कट करके. ये सपोर्ट रिएक्शन है, लोडिंग है हमारी W पर यूनिट लेंथ. तो सपोर्ट रिएक्शन निकल के आएगी हमारी WL/2. नीचे रीइंफोर्समेंट दिखा रखी है आपको, शेयर रीइंफोर्समेंट भी आपको शो कर रखी है. सबसे पहली रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, सबसे पहली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट. तो वो पोर्शन कंक्रीट का जो क्रैक नहीं हुआ है कहाँ मिलेगा आपको, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर. तो ये है अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट VCZ. इसने जो शेयर रेजिस्टेंस ऑफर करी उसको हम बोल देंगे VCZ. देन शेयर रेजिस्टेंस इज आल्सो बीइंग ऑफर्ड बाय शेयर रीइंफोर्समेंट. तो ये शेयर रीइंफोर्समेंट है, क्या ऑफर कर रही है हमें, शेयर रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है हमें शेयर रीइंफोर्समेंट, टर्म्ड एज VS. अगली रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, अगली रेजिस्टेंस ऑफर करता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट इंटरलॉकिंग. एग्रीगेट के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो दिखा रखी है आपको. एग्रीगेट के बीच में जो इंटरलॉकिंग है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये है उसका वर्टिकल कंपोनेंट. तो एग्रीगेट्स के बीच में जो इंटरलॉकिंग है उसका वर्टिकल कंपोनेंट. तो एग्रीगेट के बीच में जो इंटरलॉकिंग है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट इट इज टर्म्ड एज VAG. तो इसको हम VAG बोल देते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट ऑफ द रेजिस्टेंस व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड इज बाय द डबल फोर्स इन द टेंशन रीइंफोर्समेंट. ये हमारी टेंशन रीइंफोर्समेंट है. इसने जो रेजिस्टेंस ऑफर करी VD. सो डबल फोर्स इन द टेंशन रीइंफोर्समेंट. सो डबल फोर्स इन टेंशन रीइंफोर्समेंट VD. तो कितने कंपोनेंट आ गए, एक अनक्रैक्ड पोर्शन जो है कंक्रीट का, दूसरा डबल रेजिस्टेंस है, तीसरा हमारा शेयर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द शेयर रीइंफोर्समेंट, चौथा हमारा एग्रीगेट इंटरलॉकिंग जो है. अब आप बोलोगे सर डबल फोर्स क्या है टेंशन रीइंफोर्समेंट के अंदर. जो टेंशन रीइंफोर्समेंट के अंदर लोड लगेगा, ये लोड जो ट्रांसफर करेगी नीचे वाले मॉलिक्यूल के ऊपर, उसको हम डबल फोर्स बोल देते हैं. इस बात को समझाने के लिए मैं मेन रीइंफोर्समेंट अलग से बना के ले लेता हूँ. लेट्स सपोज ये हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है, इसका काम तो है बेंडिंग को रेजिस्ट कर रहा है. पर जैसे ही इसके ऊपर लोडिंग आएगी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, ये डबल एक्शन से इसको रेजिस्ट करती है.
इट रेजिस्ट द वर्टिकल लोडिंग बाय डॉवल एक्शन। तो नाम रखा हुआ है डॉवल फोर्स। इसके वजह से हमारी जो रीइंफोर्समेंट है बेंड भी कर जाती है। बिकॉज ऑफ दिस ये जो हमारी रीइंफोर्समेंट है ये बेंड भी कर जाती है। इस तरीके से ये बेंडिंग भी दिखा रखी है मैंने आपको। तो बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, shear resistance offered by this longitudinal reinforcement, bending of the reinforcement also takes place। वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है। तो रेजिस्टेंस किस किसने दिया? अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट, जो शेयर रीइंफोर्समेंट है, जो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग है, और जो डॉवल फोर्स है हमारा। इन सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी मेंशन्ड है यहाँ पे। इन सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। अब क्या कंट्रीब्यूशन है? जो हमारी अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट 20 से लेके 30%, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग 30 से लेके 35 से लेके 50%, और डॉवल 20 से लेके 40%। ये क्या कहलाएगी? ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहलाएगी विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट। इसीलिए इसमें शेयर रीइंफोर्समेंट को कंसीडर नहीं किया हुआ है। तो अगर मेरा जो कंक्रीट है वही शेयर को रेजिस्ट कर जाएगा तो हम शेयर रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करेंगे? वाई विल बी प्रोवाइडिंग द शेयर रीइंफोर्समेंट? जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको प्रोवाइड करने की, इसलिए उसमें इसको कंसीडर नहीं किया हुआ। हेंस इट इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड देयर। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस मैकेनिज्म कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है अलग अलग मैकेनिज्म्स की, वो डिपेंड कर जाती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। जैसे कौन कौन से फैक्टर? लोडिंग किस स्टेज पे है, एक्सटेंट कितना है क्रैकिंग का, क्रैकिंग ज़्यादा हो जाएगी तो अनक्रैक्ड पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, एग्रीगेट कैसे यूज़ किए, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शंस क्या है हमारे बीम के, और कैसा मटेरियल यूज़ कर रखा है। क्लियर चीज़? अब कौन सा मैकेनिज्म कब प्रोपोगेट करता है वो भी मेंशन किया हुआ है। क्या? प्रायर टू द फ्लेक्सर क्रैक, जब तक क्रैक डेवलप नहीं हुआ, द इंटायर शेयर इज रेजिस्टेड बाय द अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ द कंक्रीट। तो जब तक क्रैक डेवलप नहीं हुए तब तक सारा शेयर कौन रेजिस्ट करता है? अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ द कंक्रीट। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फ्लेक्सर क्रैक, जो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग है और जो डॉवल एक्शन है वो डेवलप हो जाता है। इट ऑल्सो डेवलप्स at the diagonal tension cracking, the resistance by the shear reinforcement also develop। जब डायगोनल टेंशन की वजह से क्रैकिंग आती है तब रेजिस्टेंस कौन ऑफर करती है? शेयर रीइंफोर्समेंट भी ऑफर करती है। इसलिए चारों मैकेनिज्म्स एक्शन में आ जाएंगे। तो जब तक क्रैकिंग डेवलप नहीं हुई, अनक्रैक्ड पोर्शन ऑफ कंक्रीट, क्रैक डेवलप हो गया तो डबल एक्शन, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग, डायगोनल टेंशन की वजह से क्रैक आया, इसका मतलब शेयर रीइंफोर्समेंट भी एक्शन में आ जाती है। क्लियर है? तो कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म कब एक्शन में आता है, इनका प्रोपोर्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सारी बातें मेंशन की हुई हैं। चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इंक्रीज इन द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बढ़ाई, इससे डबल एक्शन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। पर जो प्रोपोगेशन है फ्लेक्सर क्रैक की, जो प्रोपोगेशन है फ्लेक्सर क्रैक की, जिसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन है VCZ का वो कम होता जाता है, उसमें हमें क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बढ़ाऊंगा, डबल एक्शन बढ़ेगा। डबल एक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो क्रैक है उसकी प्रोपोगेशन रुक जाएगी। क्रैक की प्रोपोगेशन रुक जाएगी, इसका मतलब अनक्रैक्ड पोर्शन की वजह से जो शेयर रेजिस्टेंस है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। अब डबल एक्शन क्या है उसको डिफाइन भी करके रखा हुआ है। तो डबल एक्शन रेफर्स टू द शेयर स्ट्रेंथ कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म एट्रीब्यूटेड टू द रीइंफोर्स्ड क्रैक्ड कंक्रीट। जब तक क्रैक डेवलप नहीं होगा तब तक, जब तक क्रैक डेवलप नहीं होगा तब तक ये एक्शन में नहीं आता है। इट डजंट कम इनटू द एक्शन। क्लियर है पूरी कहानी?
रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? चलिए कंटिन्यू। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट लिखा हुआ है दिस shear load transfer mechanism occur when the flexure crack grows and cut the longitudinal reinforcement। जब तक क्रैक डेवलप नहीं होगा तब तक डॉवल एक्शन पिक्चर में नहीं आती है, तो पीछे बता दिया था। इट डजंट कम इनटू द पिक्चर, ये बात तो पीछे डिस्कस कर ली थी, उसी को दोबारा मेंशन कर लिया, हेंस इट इज बीइंग मेंशन्ड अगेन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखिए, पीछे क्या बोला था? अगर मैं शेयर रीइंफोर्समेंट की शेयर रेजिस्टेंस को हटा दूं, इसके अलावा जो तीनों मैकेनिज्म थे, कौन सा? अनक्रैक्ड पोर्शन, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग और डबल एक्शन, तो combined effect of these three components is shear resistance of the section without shear reinforcement। जब आप तीनों कंपोनेंट के इफेक्ट को जोड़ दोगे, ये हमारी शेयर रेजिस्टेंस होगी सेक्शन की विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट। क्लियर है? ये किस पे डिपेंड कर जाती है? ये डिपेंड कर जाती है परसेंटेज ऑफ स्टील के ऊपर और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। तो इन तीनों की जो रेजिस्टेंस है कंक्रीट की, वो डिपेंड कर जाती है परसेंटेज ऑफ स्टील के ऊपर और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर। ये दोनों बातें कंट्रोल करती हैं इससे। अब परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से वैल्यू क्या है, डायरेक्टली कोड में गिवन है, मैंने टेबल बना के दे रखी है। तो डायरेक्टली कोड में वैल्यू गिवन है, आपके सामने टेबल भी अवेलेबल है, टेबल इज आल्सो अवेलेबल, आप उसको भी चेक कर सकते हो, यू कैन चेक दिस आल्सो। तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, दिस वैल्यू शुड बी नोन टू अस। चेक करो इसे। डन? चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो बेनिफिशियल इफेक्ट है हमारे डबल एक्शन का, टू कंट्रोल द प्रोपोगेशन ऑफ द क्रैक and to increase the depth of the uncracked compression does not goes on increasing indefinitely with increase in the tension reinforcement। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? हमने पीछे ये डिस्कस किया था, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की परसेंटेज बढ़ाऊं, इससे डबल एक्शन बढ़ता है और जो क्रैक है उसकी प्रोपोगेशन रुकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बढ़ाते जाएंगे तो ये चीज़ भी बढ़ती चली जाएगी, तो इट इज नॉट द केस। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पीछे जब आपने परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला था 100 ASC अपॉन BD, ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील है आप वही लिखोगे जो कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट वन अफेक्टिव डेप्थ ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन बीइंग कंसीडर्ड। जहां पर भी आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, जहां पर भी आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकाल रहे हो जिस भी सेक्शन पे, उस सेक्शन के दोनों तरफ आपका ये जो स्टील है जिसकी आपने वैल्यू ले रखी है AST, जिसकी आपने वैल्यू ले रखी है AST, ये कंसर्न सेक्शन के दोनों तरफ अफेक्टिव डेप्थ दूरी तक जाना चाहिए। क्लियर है? जल्दी नोट करो इसे। चले आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है when longitudinal reinforcement bars are not required to resist the moment, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट कम हो जाती है तो हम लॉन्गिट्यूडनल बार को कर्टेल कर देते हैं। So when longitudinal reinforcement bars are not required to resist the movement, they are sometimes curtailed or bent up। आप उसको कर्टेल कर देते हो या बेंट अप कर देते हो, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सील क्या कंसीडर कर रहे हो, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सील क्या कंसीडर कर रहे हो। सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो आपको वही एरिया ऑफ सील लेना है जो कंसर्न सेक्शन से डी डिस्टेंस की दूरी पे चले दोनों साइड पे, ओनली दैट एरिया ऑफ सील इज टू बी कंसीडर्ड, वही एरिया ऑफ सील कंसीडर करना है।
चले आगे। नोट करो फटाफट। डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अगर हमारा कंक्रीट अनक्रैक्ड सेक्शन की तरह बिहेव करे, जो शेयर स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आती है पैराबोलिक। मेरे ख्याल से पहले लेक्चर में मैंने आपको उसको डिराइव करके दिया था। अगर क्रैक्ड पोर्शन कंसीडर करें हम, इफ आई कंसीडर द क्रैक्ड सेक्शन ऑफ द कंक्रीट, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट क्रैक्ड है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वेरिएशन पैराबोलिक आती है, उसके नीचे लीनियर रेक्टेंगुलर निकल के आ जाती है। ये इलास्टिक स्टेज तक वैलिड है। अगर आप अल्टीमेट स्टेज तक जाते हो तो इनिशियल कुछ पोर्शन में ये लीनियर निकल के आता है, फिर पैराबोलिक और फाइनली कांस्टेंट हो जाता है। तो ये तो एक्चुअल वेरिएशन है अनक्रैक्ड पोर्शन की, ये क्रैक्ड पोर्शन की, पर हमारा कोड इसको सिंप्लीफाई कर देता है। हमारा कोड ये बोलता है कि आप शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन क्या मान लो, आप शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन मान लो कांस्टेंट। तो फॉर डिजाइन पर्पस हम शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। वी अज्यूम द वेरिएशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस टू बी कांस्टेंट, तो विल से एज पर कोड। ये हमारे कोड के हिसाब से है। तो एक्चुअल में वेरिएशन तो क्या कर रही है, पैराबोलिकली वेरी कर रही है, या कांस्टेंट हो रही है, या लीनियरली वेरी कर रहा है, पर हमारा कोड क्या बोलता है, आप कांस्टेंट लेके चल दो उसे। अवर कोड सेज यू कैन अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट, कांस्टेंट मान लेंगे इसे। चले आगे। चले चलो। तो डिजाइन पर्पस के लिए हमने शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन क्या मानी, कांस्टेंट मानी, शेयर स्ट्रेस वेरी नहीं करता। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी ले लेंगे, वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ नॉमिनल शेयर स्ट्रेस एज व्हाट, जो आपका डिजाइन शेयर फोर्स है डिवाइड बाय द एरिया। तो आप ये वैल्यू को कांस्टेंट लेके चलोगे, यू विल कंसीडर दिस वैल्यू टू बी कांस्टेंट। क्लियर है चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करते हैं उसमें। तो वी यू क्या है, हमारा फैक्टर्ड शेयर फोर्स है, बी हमारी विड्थ है, बी हमारी विड्थ है, और डी हमारी अफेक्टिव डेप्थ है। अच्छा, जो ऊपर वाली रिलेशनशिप है वो वैलिड कब होती है, ये वाली जो रिलेशनशिप है वैलिड तब होती है जब हमारे बीम की डेप्थ कांस्टेंट रहे, जब हमारे बीम की डेप्थ क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर है। चले आगे। चलो, अगर हमारी डेप्थ वेरिएबल है तो ये रिजल्ट भी वेरी कर जाता है।
अगर हमारी डेप्थ वेरिएबल है तो रिजल्ट भी वेरी कर जाता है। क्या वेरिएशन है उसको मैं डिराइव करके नहीं दिखा रहा, इमटेरियल है वो चीज़, बट स्टिल जानकारी जरूर दे देता हूँ। पहला केस लिया, अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट और डेप्थ इंक्रीज करे सेम डायरेक्शन में, जरा चेक करो, ये बीम है, दिस इज अवर बीम, आगे और भी कंटिन्यूएशन में बीम हमारी, तो जैसे जैसे आगे जाऊंगा मिड स्पैन की तरफ बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा, बेंडिंग मोमेंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो बेंडिंग मोमेंट और डेप्थ बढ़ रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। अगर बेंडिंग मोमेंट और डेप्थ बढ़ रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, उस केस में हमारी जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, दिस इज इक्वल टू फैक्टर्ड शेयर फोर्स माइनस एम यू बाई डी टेन बीटा अपॉन बी इंटू डी। सब कुछ सेम है, बस एम यू बाई डी टेन बीटा को माइनस कर रहे हैं आपको। जिसमें बीटा क्या है जरा चेक करो, बीटा इज द एंगल मेड बाय द टॉप एंड द बॉटम मोस्ट फाइबर। तो एंगल बिटवीन द टॉप एंड बॉटम मोस्ट फाइबर, इसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। क्लियर है? दूसरा केस ले, चलो दूसरा केस, अब जरा ये चेक करो, इसमें जिस डायरेक्शन में डेप्थ बढ़ रही है उस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट कम हो रहा है। ये हमारा सपोर्ट है, डेप्थ कम हो रही है पर बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है, डेप्थ कम हो रही है पर बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है। इस केस में आपको एम यू बाई डी प्लस टेन बीटा क्या करना है, ऐड कर देना है। इस केस में आपको एम यू बाई डी बीटा क्या करना है, ऐड कर देना है। तो याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका ये है कि आपको प्लस साइन लगाना है इफ बोथ इंक्रीज इन द अपोजिट डायरेक्शन, आपको माइनस साइन लगाना है इफ बोथ इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं नेगेटिव साइन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं तो पॉजिटिव साइन। क्लियर है पूरी कहानी? चलो देखो नीचे एक नोट लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, नीचे एक नोट लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, क्या बोल रहा है नोट, नोट ये बोल रहा है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इवन विद द शेयर रीइंफोर्समेंट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इवन विद द शेयर रीइंफोर्समेंट, अगर आपने शेयर रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर दी, shall the nominal shear stress, shall the nominal shear stress in the beam exceeds the maximum value of the shear stress। किसी भी कंडीशन में भले ही आपने शेयर रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रखी हो, जो हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आया है वो एक्सीड होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस से, इट शुड नॉट एक्सीड। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, भले ही आपने शेयर रीइंफोर्समेंट दे दी, टाउ वी की वैल्यू यानी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए टाउ सी मैक्स से। अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो गई, इम्पैक्ट क्या होगा इसका, अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो गई तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस, इसका इम्पैक्ट मेंशन कर सकते हैं। अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हो गई तो आपका जो सेक्शन है वो डायगोनल कंप्रेशन में फेल कर जाएगा। कैसे, अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा हुई, डायगोनल टेंशन को तो रेजिस्ट करने के लिए आपने शेयर रीइंफोर्समेंट दी हुई है, पर डायगोनल कंप्रेशन आपने छोड़ रखा था कंक्रीट के भरोसे, और आपका जो नॉमिनल स्ट्रेस है कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी एक्सीड कर गया, यानी टाउ सी मैक्स को एक्सीड कर गया। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में हमारा नॉमिनल स्ट्रेस ज्यादा नहीं होना चाहिए किसके, टाउ सी मैक्स के। क्लियर है? चले आगे।
चलें आगे। अब टाउ सी मैक्स की वैल्यू कहाँ पर है? टाउ सी मैक्स की वैल्यू, टाउ सी मैक्स की वैल्यू कोड में हमारे डायरेक्टली गिवन है। एज पर द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट यू कैन डायरेक्टली रेफर दीज वैल्यूज। अगर आपको ये वैल्यू ध्यान नहीं रखनी, अगर आपको ये वैल्यू ध्यान नहीं रखनी, इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, डायरेक्टली रिलेशनशिप है हमारे पास। क्या रिलेशनशिप है हमारे पास? टाउ सी मैक्स इज इक्वल टू 0.631 स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी के। आप यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हो, यू कैन एनालाइज इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। तो एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा आ रही है, आपको रीडिज़ाइन करना है। रीडिज़ाइन करने के लिए क्या करोगे? या तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दोगे, तो टाउ सी मैक्स क्या निकल के आएगा? ज़्यादा निकल के आएगा। या टाउ वी की वैल्यू घटा दोगे। कैसे घटा दोगे? डेप्थ बढ़ा दोगे, यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेप्थ। क्लियर है? सो टाउ वी शुड नॉट बी मोर देन टाउ सी मैक्स। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर सॉलिड स्लैब की हम बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट सॉलिड स्लैब्स, टाउ वी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी मैक्स। अगर यही कंडीशन मुझे सॉलिड स्लैब में लगानी हो, तो हम बोल देंगे टाउ बी शुड नॉट बी मोर देन 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी मैक्स। तो दोनों चीजें वैलिड है, बोथ द थिंग्स आर वैलिड। रीजन नीचे लिखा हुआ है कि अगर लोड इंक्रीज करेगा, इफ लोड विल इंक्रीज देन टाउ वी विल आल्सो इंक्रीज। तो लोड इंक्रीज करेगा, इसका मतलब टाउ वी की वैल्यू भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो टाउ वी भी इंक्रीज कर जाएगा। टाउ वी इंक्रीज करेगा, डायगोनल टेंशन कंप्रेशन दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। डायगोनल टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए तो क्या दिया हुआ है? डायगोनल टेंशन को तो रेजिस्ट करने के लिए क्या दिया हुआ है? शेयर रीइंफोर्समेंट दे रखी है। तो शेयर रीइंफोर्समेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड। क्लियर है चीज? पर डायगोनल कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। कंक्रीट ही है, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ से भी ज्यादा निकल के आ गई वैल्यू। क्लियर है चीज? चलिए, बढ़िया बात है, क्लियर है तो। चलिए आगे, शैल वी कंटिन्यू? लोड करो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, for tau v greater than tau c max, concrete under diagonal compression gets crushed, hence in no case tau v should be more than tau c max। मेंशन किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वर्टिकल रीइंफोर्समेंट अगेंस्ट शेयर इज मोर इफेक्टिव देन द इंक्लाइंड स्टिरअप्स बिकॉज इट टेक केयर ऑफ द रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेस। अब ये जानकारी क्या लिखी हुई है, इसको जरा चेक करते हैं। मैंने एलिमेंट ए लिया, एक एलिमेंट ए यहाँ पर भी हो सकता है। हमारी डायगोनल टेंशन डेवलप हुई, ये हमारी डायगोनल टेंशन थी। इसके अगेंस्ट क्रैक डेवलप हुआ, इसके अगेंस्ट क्रैक डेवलप हुआ। इसको रेजिस्ट करने के लिए आपने इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट दी। ठीक है, इसको रेजिस्ट करने के लिए आपने इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट दे दी। पर स्ट्रेस की रिवर्सल भी तो हो सकती है। जैसे ही स्ट्रेस की रिवर्सल हुई, अब आपका डायगोनल टेंशन आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अब आपका क्रैक डेवलप होगा जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब आपकी शेयर रीइंफोर्समेंट यहाँ पर काम ही नहीं कर पाएगी। अब आपकी शेयर रीइंफोर्समेंट यहाँ पे जो इंक्लाइंड डायरेक्शन में है वो काम ही नहीं कर पाएगी।
क्लियर है चीज? तो जो हमारी वर्टिकल रीइंफोर्समेंट होती है वो अफेक्टिव होती है कब? जो हमारी वर्टिकल रीइंफोर्समेंट होती है वो अफेक्टिव होती है तब जब स्ट्रेस रिवर्सल के चांसेस हो। पर अगर स्ट्रेस रिवर्सल के चांसेस नहीं है उस केस में इंक्लाइंड शियर रीइंफोर्समेंट ज्यादा अफेक्टिव होती है। उस केस में इंक्लाइंड शियर रीइंफोर्समेंट ज्यादा अफेक्टिव होती है। क्लियर है चीज? चले आगे। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड। सवाल क्या पूछा हुआ है? सवाल बोल रहा है एज पर IS 456/2000, so as per IS 456/2000 for the design of the reinforced concrete beam the maximum allowable shear stress depends upon, टाउ सी मैक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है, और किस पे तो डिपेंड ही नहीं करती। सो इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो पीछे डिस्कस किया था हमने। सो इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? In shear design of RCC beam other than the allowable shear strength of the concrete, there is an additional check suggested in IS 456 with respect to the maximum permissible shear stress. The check for tau c max required is to take case of what? एडिशनल चेक क्या लगाया है? टाउ वी की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। क्यों लगाते हैं? ताकि क्या नहीं हो, ताकि डायगोनल टेम्परेचर नहीं हो, सो दैट देयर इज नो डायगोनल कंप्रेशन। या बोल सकते हो डायगोनल कंप्रेशन की वजह से फेलियर नहीं हो। द फेलियर शुड नॉट टेक्स प्लेस ड्यू टू डायगोनल कंप्रेशन। क्लियर है? So possibility of the crushing of the concrete by diagonal compression. चले चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा क्रिटिकल सेक्शन क्या है शेयर के लिए। तो अगला पॉइंट बोल रहा है कि शेयर की क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, व्हाट वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन इज टू बी टेकन। ये भी डिस्कस कर सकते हैं। अब सीधा कोडल प्रोविजंस है हमारे, ऑल आर कोडल प्रोविजंस, वी हैव टू एनालाइज वन बाय वन, एक एक करके सारे केसेस उठाते हैं कि कौन कौन से क्रिटिकल सेक्शन हमें लेने हैं, व्हाट आर द डिफरेंट क्रिटिकल सेक्शन दैट आर टू बी कंसीडर्ड। फर्स्ट, क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है वेयर द चांसेस ऑफ द फेलियर ड्यू टू शेयर इज मैक्सिमम। तो क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है in which the chances of the failure due to shear comes out to be maximum. As per codal provision, as per codal provision, when the reaction in the direction of the applied shear introduces the compression into the end region, अगर आपकी जो एंड रिएक्शन है वो आपको कंप्रेशन इंड्यूस करा के देती है, अगर वो आपकी एंड रिएक्शन कंप्रेशन इंड्यूस करा के देती है, in that case the critical section is at a distance d from the face of the support, जैसे इसमें बना हुआ है, जैसे इसके अंदर बनी हुई है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जो एंड रिएक्शन है मेरे बीम के अंदर क्या इंड्यूस कर रही है? कंप्रेशन इंड्यूस कर रही है। क्योंकि एंड रिएक्शन मेरे बीम के अंदर कंप्रेशन इंड्यूस कर रही है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है डी डिस्टेंस की दूरी पे होगा फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। इसका मतलब इस डी डिस्टेंस की दूरी पे जो भी हमारा स्ट्रेस है उसी को आप क्या कंसिडर करोगे? उसी को आप क्या कंसिडर करोगे? उसी को आप डिजाइन शेयर कंसिडर करोगे, दैट यू विल बी कंसिडरिंग द डिजाइन शेयर। तो वो हमारी डिजाइन शेयर हो जाती है। क्लियर है पहला केस?
आगे बढ़ते हैं. इन ऑल द अदर केसेस द क्रिटिकल सेक्शन इज देयर. इन ऑल द अदर केसेस द क्रिटिकल सेक्शन इज टेकन एट द फेस ऑफ द सपोर्ट. बाकी सारे केसेस में क्रिटिकल सेक्शन कहाँ लेके चलोगे? फेस ऑफ द सपोर्ट पे लेके चलोगे. तो कंप्रेसिव रिएक्शन इंड्यूस कर रही है एट डिस्टेंस डी, कंप्रेसिव रिएक्शन इंड्यूस कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ डी. तो दोनों जगह डिस्टेंस ऑफ डी निकल के आ गया. नेक्स्ट, अगर कोई लोड आता है, अगर कोई हैवी लोड आता है हमारे बीम के ऊपर विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 2d फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, अगर कोई हैवी लोड निकल के आता है within a distance of 2d from the face of the support, then also critical section for the shear is taken at the face of the support. तब भी हम critical section कहाँ पे लेते हैं? face of support पे लेते हैं. तो अगर कोई heavy load निकल के आता है, अगर कोई heavy load निकल के आता है at the distance of less than 2d, at the distance of less than 2d, तब भी हम critical section at the face of support पे लेके चलते हैं. Then only the critical section is at the face of the support. तो क्लियर है? तो ये तो कहानी थी हमारे क्रिटिकल सेक्शन की. दिस वाज द स्टोरी ऑफ क्रिटिकल सेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज हाउ टू डिजाइन फॉर द शेयर. अब शेयर के लिए डिजाइन कैसे करें? स्टेप्स बताने आपको डिजाइनिंग ऑफ शेयर के लिए. बहुत ही सिंपल चीज है, वेरी सिंपल थिंग. पहला, कैलकुलेट द डिजाइन और फैक्टर्ड अल्टीमेट शेयर फोर्स. चाहे डिजाइन बोल दो, चाहे फैक्टर्ड बोल दो, चाहे अल्टीमेट शेयर फोर्स बोल दो. तो आप डिजाइन शेयर फोर्स निकाल लो क्रिटिकल सेक्शन पे. देन यू कैन कैलकुलेट द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस. नॉमिनल शेयर स्ट्रेस क्या होगा? जो मेरा डिजाइन या फैक्टर्ड या अल्टीमेट शेयर है उसको डिवाइड कर दो किसके साथ? एरिया के साथ. क्लियर है? जो भी आपकी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकल के आई है वो टाउ सी मैक्स से कम होनी चाहिए. अगर आपकी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स से ज़्यादा आ रही है, आप सेक्शन को क्या करोगे? आप सेक्शन को रीडिज़ाइन करोगे. कैसे? उसकी डेप्थ बढ़ा दोगे. यू विल इंक्रीज इट्स डेप्थ. आप उसकी डेप्थ को इंक्रीज कर दोगे. यू विल इंक्रीज इट्स डेप्थ. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द वैल्यू ऑफ द टाउ सी फ्रॉम द टेबल, the value of the tau c from the table given in the IS 456 corresponding to the percentage of the tension reinforcement. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे टाउ वी और टाउ सी के बीच में कंपैरिजन करना है, कितनी reinforcement देनी है, उसको आप मॉडिफाई करोगे. दैट इज टू बी मॉडिफाइड. तो टाउ सी को मॉडिफाई किया जाता है एज डेल्टा इनटू टाउ सी, जिसमें डेल्टा की वैल्यू मिनिमम है ऑफ दीज टू फैक्टर्स. कौन से दो फैक्टर? पहला 1.5, दूसरा 1 + 3p अपॉन एफ सी इंटू ए जी. तो अब मुझे चेक करना है कि रीइंफोर्समेंट देनी है या नहीं देनी. इसके लिए हम टाउ सी की वैल्यू को पहले मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफिकेशन फैक्टर या तो हमारा 1.5 है या 1 + 3pu अपॉन एफ सी इंटू ए जी. ये मॉडिफिकेशन फैक्टर कब लगाओगे? जब आपके बीम के ऊपर एक्सियल कंप्रेशन भी है. जब आपके बीम के ऊपर क्या हो? एक्सियल कंप्रेशन. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आप स्लैब की बात कर रहे हो तो उसमें भी आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाना पड़ेगा. आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाना पड़ेगा इन केस ऑफ द स्लैब ऑल्सो. क्लियर है? तो k इंटू टाउ सी, के की वैल्यू कितनी लेके चल सकते हो? स्टैंडर्ड रिजल्ट है, k की वैल्यू आप लेके सकते हो 1.6 इंटू 0.00t, 1.6 माइनस 0.00t. तो अगर d की वैल्यू 150 mm से कम है तो 1.3, अगर 300 mm से ज़्यादा है तो 1. इनके बीच में कोई वैल्यू हो तो निकाल लो. अब ये आपने क्या निकाल लिया? टाउ सी निकाल लिया. तो यानी बीम के अंदर तो कोई इशू नहीं है. स्लैब के अंदर या बीम जिसमें एक्सियल कंप्रेशन लग रही हो, जहाँ पे एक्सियल कंप्रेशन लग रही हो, वहाँ पे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको दोनों जगह बता दिए. अब अगर आपकी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ सी बाय 2 से कम है, then nominal shear reinforcement is to be provided in the primary member and no shear reinforcement is to be provided in the member of minor importance. Clear है?
नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड इन द प्राइमरी मेंबर, और कोई शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे आप माइनर इंपॉर्टेंस के मेंबर के अंदर, जैसे लिंटल है। अच्छा, नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगेन कोडल प्रोविजन है, अगेन देयर इज कोडल प्रोविजन। क्या है कोडल प्रोविजन? ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। ASV upon BSV is greater than equal to 0.4 upon 0.87 FY। क्लियर है? तो ये हमारी क्या निकल के आ जाती है? ये हमारी नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट निकल के आ जाती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी बाय 2 से ज़्यादा है और टाउ सी से कम है, तो नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे सबके अंदर, चाहे वो माइनर इंपॉर्टेंस का मेंबर हो, चाहे माइनर इंपॉर्टेंस का मेंबर नहीं हो। क्लियर है चीज? चलो ये बात भी समझ में आती है। अब पिछले वाले दोनों केसेस से क्या समझ में आया? फ्रॉम द प्रीवियस टू केसेस इट कैन बी कंक्लूडेड even if tau v is less than tau c, minimum share reinforcement is to be provided for the primary members and minor members as the case may be. Why? As it safeguards against any sudden failure of the member. जो भी हमारा सडन फेलियर है उससे हमें ये बचाता है, हमारे सेक्शन को डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है और हॉरिजॉन्टल क्रैक डेवलप होने से बचाता है। ये सेफगार्ड करता है हमारे स्ट्रक्चर को अगेंस्ट एनी सडन फेलियर, तो सडन फेलियर होने से बचाता है, डक्टिलिटी इम्पार्ट करता है और हॉरिजॉन्टल क्रैक की डेवलपमेंट से भी बचाता है। क्लियर है? तो ये बात भी समझ में आती है। दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। नोट करो फटाफट चले। नोटेड? जल्दी नोट कीजिए, चले आगे।
चले आगे। जल्दी नोट करो फटाफट। Shall we continue? चलो। अच्छा, नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट क्यों देते हैं उसकी जानकारी भी लिखी हुई है। नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट बोल रही है इट प्रोवाइड्स कन्फाइनमेंट टू द कंक्रीट, enhance the performance of the member when subjected to torsion, enhances the dowel action, ये dowel action भी increase कर देता है, so dowel action में benefit मिलेगा, it controls the propagation of the diagonal crack by changing the pattern of the cracking before failure। तो ये एडवांटेज निकल के आते हैं नॉमिनल शेयर reinforcement के। अगर हमारी टाउ वी टाउ सी से ज़्यादा हुई, अगर हमारी टाउ वी टाउ सी से ज़्यादा है पर टाउ सी मैक्स से ज़्यादा नहीं है, तब आपको शेयर reinforcement देना पड़ेगा। और शेयर reinforcement कितनी शेयर को रेजिस्ट करेगा? टाउ वी माइनस टाउ सी। क्यों? टाउ सी तो शेयर स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, और शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हुआ वो उससे ज़्यादा डेवलप हुआ, तो बचे हुए स्ट्रेस को कौन रेजिस्ट करेगा? बचे हुए स्ट्रेस को शेयर reinforcement रेजिस्ट करेगी। द रेस्ट ऑफ द स्ट्रेस इज resisted by the shear reinforcement। क्लियर है? अब शेयर reinforcement देने के तीन तरीके हैं। देयर आर थ्री वेज टू प्रोवाइड द शेयर reinforcement। एक वर्टिकल स्टिरअप्स, दूसरा इंक्लाइंड स्टिरअप्स, तीसरा बेंट अप बार। तो तीन तरीके हैं, vertical stirrups, inclined stirrups, bent up bars with the vertical stirrups। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहानी है। पहली कहानी किस चीज़ की? पहली कहानी किसकी है? पहली कहानी है हमारे वर्टिकल स्टिरअप्स की। द फर्स्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ वर्टिकल स्टिरअप्स। Vertical stirrups are considered to be most effective in enhancing the shear reinforcement of the beam as it contributes to the dowel action also। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो वर्टिकल स्टिरअप्स है इनको बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये शेयर रेजिस्टेंस बीम की बढ़ा देती है। खुद तो रेजिस्टेंस देती है पर बीम की शेयर रेजिस्टेंस भी बढ़ा देती है। कैसे? डॉवल एक्शन को एनहेंस करके। इट एनहेंसेस द डॉवल एक्शन। क्लियर है चीज? तो इट एनहेंसेस द डॉवल एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब आप वर्टिकल स्टिरअप्स देते हो ये स्ट्रेस रिवर्सल के अगेंस्ट भी हमें हेल्प करती है, ये स्ट्रेस रिवर्सल के अगेंस्ट भी हमें हेल्प करती है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जो क्लोज स्टिरअप्स हैं वो बेटर होते हैं टू रेजिस्ट टॉर्शन और हमारे कंक्रीट को कन्फाइन करने में भी हमारी हेल्प कर देती है। तो लोड रिवर्सल के लिए काम करती है, कंट्रीब्यूट करती है डबल एक्शन के लिए भी। फिर जो क्लोज स्टिरअप्स हैं आर बेटर बिकॉज इट रेजिस्ट द टॉर्शन, इट आल्सो हेल्प्स इन कन्फाइनिंग द कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इन डबली रीइंफोर्स सेक्शन, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। जो बकलिंग के चांसेस है वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। क्लियर है चीज? तो इसलिए वर्टिकल स्टिरअप्स को हम प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल स्टिरअप्स के भी देखो दो व्यू दिखा रखे हैं ऊपर आपको, एक दिखा रखा है आपको लॉन्गिट्यूडल सेक्शन, ये दिखा रखा है आपको क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है ये टू लेग स्टिरअप्स है, दो टांगे हैं इसकी, ये भी टू लेग स्टिरअप्स है, दो टांगे हैं इसकी। ये क्लोज्ड है और ये ओपन है, दिस इज ओपन। ये क्लोज्ड है और ये कैसी है? ओपन है, दिस इज ओपन।
नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट सेज आप टोटल शेयर विच इज टू बी रजिस्टर्ड बाय द शेयर रीइंफोर्समेंट वो कैसे निकालोगे? हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे 0.87 FI स्ट्रेस इन द शेयर रीइंफोर्समेंट मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द शेयर रीइंफोर्समेंट ASV। अब ASV का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर टू लेग्ड है, अगर दो टांगे उसकी शेयर रीइंफोर्समेंट की, तो ASV हो जाएगी हमारी 2 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट, into number of reinforcement. Number of shear reinforcement comes out to be D by SV. Number of reinforcement निकल्स out to be, it comes out to be how much? D by SV. वो D by SV के बराबर निकल जाती है। क्लियर है पूरी कहानी? तो शेयर टू बी रजिस्टर्ड बाय द शेयर रीइंफोर्समेंट इज इक्वल टू 0.87 FI इंटू ASV। ये टोटल शेयर फोर्स आ गया जो उसको रजिस्ट करेगा, इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट। D by SV इज नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट। चले चलिए कंटिन्यू आगे। नेक्स्ट बात है हमारी inclined reinforcement की। If we talk about the inclined reinforcement, these are most effective reinforcement for reducing the width of the inclined crack। जो inclined crack है diagonal tension की वजह से उसको resist करने के लिए सबसे effective होती है, पर ये effective नहीं होती in case of the load reversal। ये effective नहीं होती है in case of the load reversal। clear है चीज? Next, it can be provided in the members having axial tension। अगर axial tension है वहां पर भी
इसको आप प्रोवाइड कर सकते हो। इस केस के अंदर दी शेयर विच इज टू बी रजिस्टर्ड बाय द शेयर रीइंफोर्समेंट, द शेयर विच इज टू बी रजिस्टर्ड बाय द शेयर रीइंफोर्समेंट इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर निकल के आता है, इट इज इक्वल टू 0.87 FI इंटू ASV डी बाय SV नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट, साथ में एक फैक्टर और आ जाता है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्लियर है चीज? ये चीज तो सेम वही कहानी है, अगर आप इंक्लाइंड सिर्फ देते हो 0.87 FI ASV इंटू डी बाई एस वी, साथ में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा भी आ जाता है। So one sin alpha plus cos alpha is also being included. चलिए अब इसमें अल्फा की बात करते हैं। ये अल्फा का डायग्राम भी बना हुआ है, चेक करके देख लो। ये हमारा अल्फा जो शेयर रीइंफोर्समेंट एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे, ये अल्फा की वैल्यू आप रखोगे 45 डिग्री। अगर छोटी वैल्यू लोगे अल्फा की तो चांसेस होते हैं उसके स्लिप होने के, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री ही रखते हैं, या उससे ज्यादा रख सकते हो। चले आगे। तीसरा तरीका, द थर्ड ऑफ द मेथड अवेलेबल इज टर्म्ड एज बेंट अप बार। तीसरा तरीका अवेलेबल है वो हमारा बेंट अप बार है। अब जो बेंट अप बार है ये मेन टेंशन रीइंफोर्समेंट ही होते हैं, जिसको बेंट किया जाता है अप्रोप्रिएट लोकेशन के ऊपर। तो बेंट अप बार हमारे मेन टेंसाइल रीइंफोर्समेंट ही है, जिसको आपको बेंट करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, विच इज टू बी बेंटेड एट द अप्रोप्रिएट रिएक्शन लोकेशन। नेक्स्ट, बेंट अप बार कोई डबल एक्शन को इनहेंस करने में हमारी हेल्प नहीं करते। बेंट अप बार कोई भी डबल एक्शन को इनहेंस करने में हमारी हेल्प नहीं करते, इसीलिए बेंट अप बार के साथ हमेशा क्या प्रोवाइड करना है, इसलिए बेंट अप बार के साथ हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करना है, इसलिए बेंट अप बार के साथ हमेशा आपको क्या प्रोवाइड करना है, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट तो प्रोवाइड करनी ही करनी है। यू हैव टू प्रोवाइड द वर्टिकल रीइंफोर्समेंट, तो ध्यान रखना है इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फॉर अ सिंगल बार और सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार, for a single bar or a single group of parallel bar all bent at the same location, the shear force which is to be provided by the bent up bar will be 0.87 FI into, so 0.87 FI into what, into D into sin alpha। अगर आपने क्या किया हुआ है, अगर आपने what is being done by us, अगर आपने बेंट किया या तो एक बार को या पैरेलल बार्स को बेंट किया है एक ही जगह पे, पैरेलल बार को बेंट किया है, ये डी है ASV है, पैरेलल बार को बेंट किया है आपने एक ही जगह पे, उस सिचुएशन के अंदर, in that situation the shear which is to be resisted by the bent up bar will be equal to 0.87 FI into ASV into sin alpha। पर अगर आप सीरीज ऑफ बेंट अप बार प्रोवाइड कर दोगे, अगर आप सीरीज ऑफ बेंट अप बार प्रोवाइड कर दोगे तो ये तो इक्वलेंट हो जाती है हमारे इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट के, यानी इंक्लाइंड शेयर रीइंफोर्समेंट के। उस केस में शेयर टू बी रेजिस्टेड बाय द बेंट अप बार इज इक्वल टू 0.87 FI into ASV into D by SV into sin alpha plus cos alpha। और ये तो सेम पीछे वाली रिलेशनशिप थी, तो सेम हमारी पीछे वाली रिलेशनशिप थी, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, देयर इज नो चेंज इन दिस। क्लियर चीज? तो ये हमारे बेंट अप बार आ गया। बेंट अप बार की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेंट अप बार, जो कंट्रीब्यूशन हमारे बेंट अप बार का, इट शुड नॉट बी मोर देन, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। So contribution of the bent up bar is not more than 50% of the shear force that can be resisted by the bent up bar। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैथमेटिकली भी समझ सकते हो। जो भी आपको शेयर रेजिस्ट कराना है
उसका 50% से ज़्यादा आप बेंट अप बार से रजिस्ट नहीं कराओगे, प्रोवाइडेड इसकी कैपेबिलिटी इतनी हो। लेट सपोज बेंट अप बार की कैपेबिलिटी है 20 यूनिट शेयर रजिस्ट करने की, मुझे रजिस्ट कराना है 100 यूनिट का शेयर। तो पहली चीज़, मैं 50% से ज़्यादा रजिस्ट कराऊंगा ही नहीं, यानी 50 यूनिट। पर 50 यूनिट भी नहीं करा सकते क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, सिर्फ 20 यूनिट की है। लेट सपोज इसकी कैपेबिलिटी होती 80 यूनिट की, मुझे रजिस्ट कराना है 50 यूनिट, मैं 50 यूनिट ही रजिस्ट कराऊंगा, मैं 80 यूनिट रजिस्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर आप रजिस्ट नहीं कराओगे बेंट अप बार से। तो लेट सपोज शेयर रजिस्ट कराना था 100 यूनिट, इसका 50% 50 यूनिट, इसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी 80 यूनिट की, मैं रजिस्ट 50 ही करवाऊंगा। तो कंट्रीब्यूशन जो है हमारे बेंट अप बार का, ये मिनिमम होगा किसका, 50% ऑफ द शेयर विच इज टू बी रजिस्टेड, और मैक्सिमम शेयर फोर्स वो जो बेंट अप बार रजिस्ट कर सकता है, द मैक्सिमम शेयर फोर्स दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाय द बेंट अप बार। क्लियर चीज? चले आगे। चले आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो भी शेयर है एक्सेप्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेंट अप बार, उसको कौन रजिस्ट करेगा, उसको हमारी वर्टिकल रीइंफोर्समेंट रजिस्ट करेगी, दैट इज टू बी रजिस्टर्ड बाय द वर्टिकल रीइंफोर्समेंट। So rest of the share is to be registered by whom? Rest of the share is to be registered by the vertical reinforcement. अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना, किस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्या, कि आप ऊपर वाले किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, ऊपर वाले किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो एफ आई की वैल्यू है वो 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं लोगे, 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं लोगे, इट विल नॉट बी मोर देन 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। क्लियर है चीज़? तो अगर एफ ई 250 है, आप एफ आई की वैल्यू कितनी लोगे, 250, 415 और 500 है तो 415 ही लोगे, यू विल टेक द वैल्यू टू बी 415 ओनली। क्लियर है चीज? चले, चलिए कंटिन्यू, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग की। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग ऑफ दी सिरप्स, ये 4 क्राइटेरिया का जो मिनिमम निकल के आएगा। एक जो पिछले वाले स्टेप से निकल के आया यहाँ से, दूसरा
जो मिनिमम शेयर क्राइटेरिया से निकल के आया। तीसरा 0.75D वर्टिकल सिरप्स के लिए, डी इंक्लाइंड सिरप्स के लिए, और चौथा 300 ml, फोर्थ इज 300 ml। तो जो मैक्सिमम परमिसेबल स्पेसिंग है हमारे सिरप्स की, ये चारों में से जो भी मिनिमम निकल के आएगा उसको यूज करेंगे। सो मिनिमम ऑफ दीज 4। चलिए अब सवाल देख लेते हैं कुछ। Simply supported beam has 200 mm width, 400 mm depth, supports a totally uniformly distributed load of this nominal shear stress. Nominal shear stress tau b is equal to Vu upon Bd. So Vu upon Bd निकालो। Vu कितना है, WL by 2। So WL की वैल्यू दे रखी है इसने 2 लाख बाय 2 बाय 200 बाय 450। तो 1 0 0 3 0 गए, 200 डिवाइड बाय 4, सो 200 डिवाइड बाय 4 50, 50 बाय 45, 1 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। सो 1.1, सिंपल सा है। If the syrup spacing is equal to 0.75 times the effective depth of the RCC beam, then the shear capacity of the syrup steel is equal to, अच्छा, तो the syrup spacing is equal to 0.75 times the effective depth। spacing दे रखी है SV 0.75 times the D। तो हमारी जो शेयर कैपेसिटी है कितनी होती है, 0.87 FY इंटू ASV D by SV, यही होती है। सो 0.87 FY ASV D by SV कितना हो जाएगा, 1/0.75। तो 0.87 डिवाइड बाय 0.75, तो 1.16 FY इंटू ASV। तो आंसर कम्स आउट टू बी, आंसर हमारा बी निकल के आता है। शेयर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट इन द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज डिपेंडेंट अपॉन। शेयर रेजिस्टेंस 4 चीजें बताई थी आपको। टेंशन रीइंफोर्समेंट सही बात है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं, शेयर रीइंफोर्समेंट। द शेयर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट इन द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम गलत बात है, none of the reinforcement, so answer is A। What is the adoptable maximum spacing between the vertical stirrups in the RCC beam of rectangular cross section? So 0.75D, 75%, यानी 25 25 25 घटा दो 225, so 225 mm। How can the shear strength be ensured in the beam? Shear strength कैसे ensure करें? By providing the binding wire on the main bar, HYSD bar instead of mild steel bar, by providing the rounded aggregate, by providing the stirrups। सिरप्स प्रोवाइड कर दो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट point says shear strength of the concrete in a reinforced concrete beam is a function of which of the following? shear strength of concrete, compressive strength of the concrete, हाँ ग्रेड पे डिपेंड करता है। परसेंटेज ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट टाउ सी, परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, बिल्कुल सही बात है, पीटी। टाउ सी की वैल्यू आती है, टाउ सी की वैल्यू आती है हमारे ग्रेड के ऊपर। सो टाउ सी की वैल्यू डिपेंड करती है ग्रेड के ऊपर और पीटी के ऊपर। परसेंटेज ऑफ टोटल लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन द सेक्शन, टोटल में तो कंप्रेशन भी आ गया नहीं, तो इट डिपेंड्स अपॉन 1 and 3, तो 1 और 3 पर डिपेंड करता है ये, तो डिपेंड्स अपॉन 1 and 3। कितने बचे हैं, 2-3 सवाल ही बचे हुए। The design shear strength of axially loaded column is increased by a factor as per the code 1 plus whichever is less। ये कब देते हैं, ये एक्सियल टेंशन फोर्स के लिए दिया जाता है ना। सो whichever is less, तो जो भी वैल्यू छोटी है,
इंक्रीज बाय द फैक्टर एज पर द कोड, ठीक है। तो ए इज करेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ द एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज टू hasten the formation of the both flexure and inclined crack, गलत बात है। the presence of the axial tensile force, तो ये फैक्टर बताया था पीछे आपको, ये वाला फैक्टर कब प्रोवाइड करते हैं, ये वाला फैक्टर तब प्रोवाइड करते हैं कहाँ चला गया टाउ सी के बाद फैक्टर मेरा, डॉक्यूमेंट्स, पीछे ही है कहीं पे फैक्टर, मिल ही नहीं रहा। होगा कहीं पे चला गया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है। So first statement is correct, second statement is incorrect। तो ये हमारा कंप्लीट करता है शेयर रीइंफोर्समेंट को। दिस कंप्लीट्स अवर शेयर रीइंफोर्समेंट। अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।